हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कल जो हमने क्लास की थी आईपीसी की, उसमें हमने देखा था चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जिसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन। बेसिकली ये डेफिनेशंस है, ठीक है। यहाँ पर जो डेफिनेशंस दी गई हैं, सेक्शन 6 यही बात कह रहा है। यहाँ पर जो भी डेफिनेशन दी गई हैं वो सब की सब पूरे कोड में इस्तेमाल की जाएंगी, एक्सेप्ट चैप्टर 4। जो भी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं वो चैप्टर 4 में एप्लीकेबल नहीं की जाएंगी, वो चैप्टर 4 में नहीं चलेंगी, ठीक है। आइए कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। पहले देखते हैं बी वाली, ठीक है। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अपेरेंट्स जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। बिना एक अरेस्ट वारंट के क्या करता है, जेड को पकड़ लेता है। यहाँ पर ए जो कि पुलिस वाला है वो गिल्टी नहीं होगा ऑफेंस के लिए। क्यों? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का गलत तरीके से उसे पकड़ के बंदी बनाकर रख रखा है, इसके लिए वो चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लॉ ने ये जिम्मेदारी दी गई है कि जेड ने जो जेड को पकड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि जेड ने मर्डर कमिट करा है। पहली बार तो मर्डर के लिए हमें अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए होता है। पुलिस वाले बिना अरेस्ट वारंट के डायरेक्टली भी किसी भी आदमी जिसके ऊपर इसके चार्जेस है वो उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, ये उसका काम है, ये एक्सेप्शन है, ये उसका काम है, उसको पकड़ना है, अरेस्ट करना है मर्डरर्स को, ये पुलिस वाले का काम है। तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, वो गिल्टी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आते हैं सेक्शन 7 पे। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, सेक्शंस याद होने चाहिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ आइडियाज़ भी देती रहूँगी, कुछ कुछ ट्रिक्स बताती रहूँगी जिससे कि आप सेक्शन याद कर सकते हैं। लेकिन सब आपको खुद भी कोई नंबर बनाना होगा। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट बर्थ ईयर है, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, उनका बर्थडे है, भाई बहन का बर्थडे है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है आपके लाइफ की, या कोई भी नंबर से आप कहानी बना सकते हो। आपको यहाँ से बस स्टार्ट करनी है वो चीज़, ठीक है। आगे जो बाकी के लॉज के सब्जेक्ट आएंगे या इस सेमेस्टर भी जो और सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो भी आपको नंबर बना के अपने आप आने लग जाएगा। वो एक बार कोशिश करने स्टार्ट कर दोगे तो अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ बनते चले जाएंगे, बट आपको इनिशिएट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। पहले आता है सेक्शन 7। 6 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं कह रहा है वो, बस आप देखो तो 8 से मानो, 7 विच नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of the country in conformity with the explanation. इस कोड के अंदर आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, आप कोई भी एक्सप्रेशन के साथ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी इलस्ट्रेशन है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, वो पूरी कंट्री में क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये इनडायरेक्टली क्या बात कर रहा है, एक तरीके से उसके जूरिसडिक्शन के बारे में ही बात कर रहा है। कितने तरीके का जूरिसडिक्शन होता है हमने कल पढ़ा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने तरीके का जूरिसडिक्शन होता है। आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आईपीसी की, उसमें लास्ट दोनों वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। आज की वीडियो जो है, मतलब ये जो चैप्टर 2 है, ये हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में पढ़ोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मन लगेगा नहीं, आधी वीडियो छोड़ के चलते बनोगे, तो इससे कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो फॉर दैट हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम सेक्शन 20 तक पढ़ेंगे, 21 से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल या फिर आज शाम को उसके लिए वीडियो आ जाएगी। हम बात करेंगे अब सेक्शन 8 की। जो यहाँ पे प्रोनाउन है ही, वो एक डेरिवेटिव की तरह यूज़ किया गया किसी भी पर्सन के लिए। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ही है तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचोगे कि वो मेल की ही बात कर रहा है, नहीं। अगर ही लिखा हुआ है तो वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी बात आती है, मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ। बात करेंगे नंबर 9 की अब। अनलेस अ कॉन्ट्ररी अपीयर्स, जब तक बोला ना जाए कि ये चीज़ नहीं मानी जाएगी, तब तक आप सेक्शन 9 को ऐसे पढ़ोगे। यहाँ पे क्या मतलब है, जब भी किसी भी सिंगुलर नंबर की बात की जाएगी, 1 2 3 सिंगुलर नंबर है, तो वो प्लूरल नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। और जब भी आप प्लूरल नंबर्स की बात करोगे, वो सिंगुलर नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेक्शंस याद करें। अगर आपने बैरेक नहीं खरीदी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बैरेक खरीद लो, बच्चा काम नहीं चलेगा बिना बैरेक खरीदे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास बैरेक्ट हो, और हम बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। मेक श्योर कि आपके पास बैरेक्ट हो,
ठीक है, और कोशिश करना CLA की डायरेक्ट मिले, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती है देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि भाई आपके अवेलेबल नहीं हो रही है CLA की, तो आप यूनिवर्सल की ले सकते हो और एक दो और आती हैं आप उनकी ले सकते हो, बट पहले आप ट्राई करो CLA की, ठीक है। ग्रीन से कलर की आएगी, ठीक है, उस कलर की होगी, आप वो खरीद सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट। उसमें सबसे ज़्यादा केस लॉस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बीच बीच में केस लॉस नहीं लिखे हुए हैं, आपको उस बुक में आपको केस लॉस मिल जाएंगे, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर दैट। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, तो मैं आपको यहाँ एक केस लिख के दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए पेन पेपर लेके बैठना, अगर नोटबुक पेपर पेन लेकर नहीं बैठे हो, वीडियो पॉज करो, पेन पेपर लेके आओ, तब आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि मैं बीच बीच में केस लॉस लिखती जाऊंगी। गिरिधर गोपाल वर्सेस स्टेट क्या केस है, AIR 1953, ये सेक्शन 8 का केस है, ठीक है, जहाँ पे हम जेंडर की बात कर रहे थे। यहाँ पे मोडास्टी के ऊपर केस आता है, ठीक है, सेक्शन 354 का। अगर आगे क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये सेक्शंस भी याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मोडास्टी के ऊपर जो है ऑफेंस आता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया, जो ये केस था इसमें ही लिखा गया और ये बोला गया कि भाई मोडास्टी हो सकता है कि मेल की भी हो रही हो। वी आर नॉट सेइंग कि अगर फीमेल की मोडास्टी होगी तो ही हम केस चलाएंगे या फिर तभी हम आगे कुछ करेंगे, नहीं। अगर किसी मेल के साथ भी गलत हो रहा है तो भी सेम चार्जेस, सेम एलिगेशंस होंगी, सारी चीज़ें सेम होंगी, तो इसीलिए उन्होंने कोई एक प्रीफर्ड जेंडर नहीं लिखा है वहाँ पर, मेल या फीमेल, उन्होंने ही का इस्तेमाल करा है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, या फिर अगर आपको पॉज करके नोट करना है तो तब करना, बट इसको नोट ज़रूर कर लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, दैट इज, मैं यहाँ से मिटा देती हूँ क्योंकि मुझे आगे अगला सेक्शन पढ़ाना है। सेक्शन 10 पर आ जाते हैं, मैन विमेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो एक बात बोल रहा है कि भाई मैन का मतलब है कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग किसी भी एज का हो सकता है। अगर वुमेन की बात करें तो एक फीमेल ह्यूमन बीइंग किसी भी एज की। यहाँ पर एक केस आता है एम्परर वर्सेस तात्या महादेव, ठीक है। ये जो भाई साहब हैं ये क्या करते हैं, एक 6 साल की लड़की को, 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है, लड़की को अपने रूम में बुलाते हैं, उसको लिटाते हैं, उसके ऊपर खुद लेट जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या आता है, जो ट्रायल कोर्ट में केस चलता है वो ये कहता है कोर्ट कि भाई एक्यूज को 352 के लिए हम नॉर्मल मोडासिटी के लिए चार्ज करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा छोटी है उम्र में और उसको कुछ भी पता नहीं है, सो वील नॉट चार्ज हर फॉर विमेन। अभी वो औरत नहीं बनी है, वो एक बच्ची है, तो हम उसको नॉर्मल मोडासिटी के लिए चार्ज करेंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट, दैट इज BHC, बॉम्बे हाई कोर्ट एक बात कहता है, नहीं, चाहे छोटी है लेकिन है तो लड़की ही, है तो विमेन ही, क्योंकि सेक्शन 10 में हमने बोला कि फीमेल ह्यूमन बीइंग किसी भी एज की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई लड़की है भले, लेकिन एज चाहे कम है आज, लेकिन है तो वो विमेन ही, तो उसके ऊपर जो है यही चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे, 354 के चार्जेस लगेंगे मोडासिटी के लिए, कि भैया इसने क्या करा है, एक विमेन को मोडास्ट करा है, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब बात आती है पर्सन की, मैं अब इसको आप फटाफट नोट कर लेना पॉज करके, बिकॉज आई हैव टू इरेज इट, ओके। अगर कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या किसी केस का नाम आप पे छूट गया है, लिख नहीं पाए हो, वो आप लिख देना। अगर आप ये स्क्रीन पे पॉपअप, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इट इज़ फ्रॉम CDS जर्नी, ठीक है। अगर आप, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जाम, आई एम नॉट सेइंग फॉर अग्निवीर एंड ऑल, इफ अगर आप ऑफिसर एंट्री की प्रिपरेशन करो, वेदर इट्स FCAT, NDA, CDS, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर, तो मेक श्योर NA, ठीक है, मेक श्योर यू फॉलो दिस चैनल। आई हैव बीन फॉलोइंग रिलीजियसली एंड इट्स अ वेरी गुड चैनल। आप यहाँ पर आके इनको ज्वाइन कर लो, आपके एग्जाम क्लियर कराने की गारंटी इनकी है, ठीक है। सो CDS जर्नी इट इज़, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रूर देख लेना, और नहीं कर रहे हो तो करो भाई, करो, अच्छा है, फाइन, ठीक है। चलिए एक और आ गया है।
आगे बढ़ते हैं। पर्सन, अब भाई अगर जहाँ पे भी किसी भी कोड में कहीं पे भी किसी डेफिनेशन में अगर पर्सन लिखा होगा तो वो उसके अंदर कौन कौन आएगा? पर्सन वर्ड इंक्लूड करेगा, ह्यूमन बींग्स को तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, कंपनी और एसोसिएशन को भी करेगा। क्यों? बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, ठीक है। ये अपने नाम पर लैंड परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लैंड बेच सकती है, अपने नाम पर अकाउंट होल्ड कर सकती है बैंक में, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो इसीलिए पर्सन भी क्या हो, इसलिए कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर ही आती है, ठीक है। अब पब्लिक यानी कि जनता, पब्लिक का मतलब है किसी भी क्लास के लोग या किसी भी कम्युनिटी के लोग। पहले जब तक भाई हमें इंडिपेंडेंस वगैरह नहीं मिली थी 1950 तक, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ क्वीन भी चलती थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पास क्वीन थी, वो भी हमारी भी रानी थी वो तो, बट बाद में ये जो है डेफिनेशन रिपील कर दी गई थी, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे। अब बात है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। ये जो शब्द है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कोई भी ऑफिसर, कोई भी ऐसा सर्वेंट जिसको एम्प्लॉय करा गया है इंडिया के अंदर सरकार ने, बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने इसको एम्प्लॉय करा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा सर्वेंट बन जाएगा। पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, जजेस हैं, कलेक्टर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, सारे के सारे क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशन थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन थी, दोनों ही रिपील कर दी गई हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपको सेक्शंस याद नहीं करने हैं, अब ये हट चुके हैं। इसके बाद आते हैं 17 में गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। गवर्नमेंट जहाँ भी शब्द लिखा होगा उससे हम क्या सीखेंगे? गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होता है इसका मतलब। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका या तो कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर करूँ या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूंगी। सेक्शन 18 क्या कहता है? वो ये कहता है कि भैया इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया क्या एक ऐसी टेरिटरी है जिसके अंदर एक्सक्लूड करा गया था इसका एरिया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि अब नहीं है, पुरानी पीडीएफ है, तो ये अब इट इज़ इंक्लूडिंग, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया का एरिया ही है। अब बात आती है जज कौन होता है। ये जो शब्द है ना जज, ये सिर्फ सिविल जज या फिर हमारे हाई कोर्ट के जजेस, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिनोट नहीं करता है। सिर्फ एक ऐसा आदमी नहीं जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट करा गया है जज की पोजीशन पे बैठने के लिए, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसको एम्पावर करा गया है कि वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में बैठे और उसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो कोई भी जजमेंट दे सकता है, उस आदमी को आप क्या बोलोगे? जज बोलोगे। ग्राम पंचायत, ठीक है, और हो सकता है कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा गया हो। दो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करा था, दो कंपनीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, उनके बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। भैया कोर्ट जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, हमें तो इतने कॉन्ट्रैक्ट करने, इतना बिजनेस करना है, हम तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये लोग एक अपने आपसी बातचीत वगैरह से एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं और ये मानते हैं कि भाई तीसरा आदमी जो ये आर्बिट्रेटर है, ये जो भी बात कहेगा हमें माननीय होगी ये बात, ठीक है। तो ऐसे करके हो सकता है इन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा हो, तो ये व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? ये भी एक जज हो जाएगा, ठीक है। कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10, ये सीपीसी का है, ठीक है। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा आपको पढ़ाया जाएगा। वो भी क्या होगा? एक जज होगा। एक मजिस्ट्रेट जो कि पावर एक्सरसाइज कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन की, जो कि फाइन इम्पोज कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, जेल की सजा सुना सकता है, ये भी एक क्या हो गया? जज है। मेंबर ऑफ पंचायत है, एक मजिस्ट्रेट है जिसके पास विच हैज़ द पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट, इज नॉट अ जज, ठीक है। एक मजिस्ट्रेट जिसके पास ये पावर है कि उसको क्या करना है? केस फॉरवर्ड करना है, वो क्या हो जाएगा? वो एक जज नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड कर रहा है, वो खुद जजमेंट नहीं दे रहा है। अब है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस एक जगह, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एक जज को डिनोट किया जाता है, उसको एम्पावर करा जाता है, कानूनी तौर पर उसको ये हक दिया जाता है कि भैया तुम यहाँ बैठो, तुम केस सुनोगे और जो भी तुम जजमेंट दोगे वो फाइनल होगा, और वो जुडिशियली एक्ट करते हैं। सो दिस वाज सेक्शन
20। तो आज हमने सेक्शन 6 से लेकर 20 तक देखा है। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है। हम कल मिलते हैं अब, और कल हम बात करेंगे सेक्शन 21 से कौन कौन लोग पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें लिखने के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम से अपने साथ एक पेन पेपर लेकर आएँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।